You have to understand the meaning. Please go to the डिक्शनरी या वेबसाइट तुम्हारे मोबाइल पे। देखो बेटे, हम सारा की सारी चीजें तो देखते हैं ना, पिक्चर भी देखते हैं, व्हाट्सएप भी देखते हैं, फेसबुक भी देखते हैं। सिर्फ ये 30-35 दिनों के लिए जब तक तुम्हारा एनडीए एग्जाम है, जो मैं कह रहा हूँ वो भी करके देख लो, सारी जिंदगी काम आएगा शायद। अब एब्स्टीमियस से जाना, उसमें तुम देखना एब्स्टीमियस के सिनोनिम क्या है, बट सिनोनिम तुम तब देखना जब तुम्हें मीनिंग समझ आए। मीनिंग समझना है। आई एम एब्स्टीमियस बाय नेचर। व्हेन इट कम्स टू ड्रिंकिंग और ईटिंग, जब मैं ठीक मात्रा में ही खाता हूँ, ठीक मात्रा में पीता हूँ। अब तुम कहोगे सर आपको देख के लगता तो है नहीं, पेट भी आ गया और बियर बेली एंड ऑल दैट। व्हेन आई से एब्स्टीमियस, दैट मींस सम एब्स्टीमियस इट्स बेसिकली अ पार्ट ऑफ योर नेचर। You do most of the things in a very moderate manner. तो मॉडरेट से एब्स्टीमियस, यानी कि कभी इससे एब्सेंट रहा, कभी उससे, जरूरत के मुताबिक करना इज एब्स्टीमियस, ना ज्यादा ना कम। आई होप दिस मीनिंग इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज, इसमें कोई वर्ड ऐसा है, इसमें एक वर्ड है एफेबल। एफेबल बेटे, एफेबल कौन होता है? देखो बेटे, वर्ड इटसेल्फ एफेबल। तुमने देखा है, अगर तो हम अंग्रेजी ढंग से बोलें तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तुमने कभी सुना है ओ इज अ वेरी बैड बॉय और इज अ गुड बॉय? क्यों? क्योंकि वर्ड इटसेल्फ एक्चुअली कन्वेज पार्ट ऑफ द मीनिंग इफ प्रोनाउंशिएटेड करेक्टली। तो एफेबल, एफेबल मीन्स प्यार वाला, जो थोड़ा प्यार से, जिससे वर्ड इटसेल्फ जैसे ही बोलोगे तुम्हें याद हो जाएगा एफेबल। यार माय फ्रेंड इज क्वाइट एफेबल, ही इज क्वाइट एन एफेबल कैरेक्टर, फ्रेंडली। बस इसी में एक और वर्ड है बिलिजरेंट। बिलिजरेंट का मतलब सोचो क्या होगा? बिलिजरेंट, बेलिजरेंट, बेली को मैं ग्रंट ग्रंट कर दूं, मतलब बेली का मतलब तेरा पेट, और कुंभकर्ण बिलिजरेंट, ढा 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 ढा, मतलब के इट कांट बी एनीथिंग विच इज नॉर्मल। तो मैं जिस तरीके से तुम बता रहा हूं बेटे, इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। इट वॉज अ बिलिजरेंट डिस्प्ले ऑफ फिल्थी लैंग्वेज। मतलब कि belligerent is, it can be, it's not a negative word or a positive word, it can be used in both the senses. It was a belligerent knock by Sachin Tendulkar। क्या मतलब हुआ उसका हिंदी में सोचो? belligerent knock by Sachin, belligerent century by विराट कोहली, ठोक के जिसे बोलते हैं, that's what। अब इसका लेकिन तुम्हें वहां पर अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में कैसे देखोगे? खोलो एक वेबस्टर डिक्शनरी डाउनलोड करो, उसमें सेंटेंस भी होंगे, सिनोनिम्स भी होंगे, एंटोनिम्स भी होंगे। तुम्हें ज्यादा करने के जितने जो तुम्हें आएंगे बेटे, वो तुम ये मत सोचो कि तुम्हें वर्ड आएगा ऑस्टेंटेशन, ऑस्टेंटेशियस, कैप्रिशियस। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे वर्ड्स आए। द वर्ड्स विच यू विल गेट इन दिस थिंग आर विल बी वेरी सिंपल एंड डे टू डे वर्क। और वो डे टू डे यूसेज वाले वर्ड्स कहाँ मिलते हैं? अखबार में। और तुम्हारी जो सीबीएसई की जो 10वीं 11वीं 12वीं की क्लास है, उसमें जो वर्ड्स होते हैं उन्हीं के मीनिंग और उन्हीं के एंटोनिम सिनोनिम आएंगे तुम्हें। अंडरस्टूड? सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेटिंग, कोई कोई मीडिएट कर रहा है। देखो वर्ड याद कर रहे हैं, कोई मीडिएट कर रहा है, उसको रोकना, इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेट कई, जैसे हमारा जो, जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूं, मेरा जो है वन ऑफ माय फेवरेट्स, दक्ष, पहाड़ है 6 फुट का, ऐसे साले की पर्सनैलिटी ऐसे इज इंटीमिडेटिंग। इंटीमिडेटिंग मीन थ्रेटनिंग, लेकिन है गाय। गाय मतलब he is got an intimidating presence but he is quite affable। समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं?
इस तरीके से वर्ड याद करोगे तो जाके तुम्हारे आगे काम चलेगा बेटे। द प्रॉब्लम इज दैट क्लासेस आर टू लेस, सो आई विल लिटिल थोड़ा सा करना, क्योंकि मेरे को आज मैं 1 घंटे की क्लास में बहुत कम पढ़ा पाऊंगा। माय हैबिट इज टू टेक अ लॉन्गर क्लासेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज mirth. Mirth is happiness, खुशी, merriment. When you see the mirth of children playing in the streets, irrespective of their age, मतलब चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, they are quite cheerful, happy, they are merry, they make merry. Next word, profane. Profane क्या होता है? गाली गलौज जिसे हम बोलते हैं। Don't use profane language. भद्दी, unsophisticated, not correct, not socially acceptable. That is what is profane. Right. Next word is, बेटे मैं किताब ही ले लेता हूँ, बेटे मैं किताब ही ले लेता हूँ जिससे मैं, sanguine. Sanguine, sang, अच्छा गाना गाया, तुम्हें क्या लगा? Sanguine, जैसे अच्छा गाना गा रहा था यार, उसने ना कोविड के टाइम पे, तुमने अगर देखा होगा, लाइक सैनगुइन कैसे याद करना है, वो कोविड में तुमने देखा होगा कई जगह लोगों ने बाहर जाके सिम्फनी की, गाने गाए, फॉर व्हाट? टू चीयर अप पीपल, टू गिव देम होप। तो इसका मतलब है होपफुल। तो इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करो। नेक्स्ट, प्रोडिगल। हम सब प्रोडिगल हैं, एक्स्ट्रावेगेंट, खर्चीला, बहुत ज्यादा, जो खर्चा करता हो ज्यादा, एक्स्ट्रावेगेंट। इसका उल्टा क्या होगा? थ्रिफ्टी भी हो सकता है, इसका सिनोनिम होगा स्पेंडथ्रिफ्ट भी हो सकता है, या इसका एंटोनिम, गो थ्रू फ्यू ऑफ देम। स्पार्स, स्पार्स जैसे मेरे सिर के बाल हैं, यानी कि हार्डली एनी, कुछ है ही नहीं, बहुत कम बाल होना। जैसे there's a sparse growing of hair on my head, whereas on your head you will have this thing, more hair. इसमें एक वर्ड है रिडंडेंट। रिडंडेंट इज एक्स्ट्रा, मतलब कि यार मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा तो इट विल बिकम रिडंडेंट, मतलब कि उसका कोई तुम्हें फायदा नहीं हो, समथिंग विच इज ऑफ नो यूज एनी फर्दर। एडमोनिश, 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 डांटना, प्यार से डांटना। लेकिन इसी के साथ में एक और वर्ड याद करो, जैसे जो माँ होती है वो हमेशा एडमोनिश करती है, और जो बाप होता है वो कैस्टिगेट करता है। कैस्टिगेट का मतलब झापड़ मारेगा, जगह सा, और मम्मा करेगी अच्छा गंदा कहीं का, अच्छा, तो वो एडमोनिश हो गया। पापा कैस्टिगेट, मतलब खाली डंडे से भी धुनाई होती थी मेरी, तो my father used to castigate me, my mother used to admonish me. Circumspect, अब बेटे ये वर्ड है स्पेक्ट। अब मैं तुम्हें 3-4 वर्ड बताऊंगा बेटे, स्पेक्ट से ही बने हुए वर्ड। स्पेक्ट का मतलब होता है देखना। अब इससे पहले मैं लगा देता हूं इन, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट मीन्स अंदर देखना। रेट्रो, पीछे देखना, तो रेट्रोस्पेक्ट। इनका मतलब अंदर झांक के अगर मैं देख रहा हूं किसी चीज के डिटेल में, तो इंस्पेक्ट हो जाता है वो। रेट्रो, पीछे, मतलब कि कभी कभी मैं जब पीछे के बारे में सोचता हूं, यानी कि रेट्रोस्पेक्ट, व्हेन आई थिंक रेट्रोस्पेक्टिवली। बेटे आई होप आई एम मेकिंग माइसेल्फ क्लियर। इंट्रो, इंट्रो का मतलब अपना, जैसे मैं अपनी इंट्रोडक्शन देता हूं, यानी कि अपने अंदर देखना इज इंट्रोस्पेक्ट। पर्सपेक्ट, आगे की सोचना, देखना उसके ऊपर और आगे, पर निकल आए, मतलब आगे जाना, फ्यूचर, तो पर्सपेक्ट हो गया। अब इसी के साथ में आता है सरकम। अब ये वर्ड सरकम जो है, सरकमस्पेक्ट का मतलब होता है केयरफुल बेटे। तो अब मैंने देखो तुम्हें एक वर्ड से हमें
6 वर्ड्स याद हो गए। तो ट्राई एंड गेट इनटू सच काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस। सर्कमस्पेक्ट इज केयरफुल, समवन हु इज केयरफुल, लाइक पेरेंट्स टेल देयर डॉटर्स टू बी सर्कमस्पेक्ट व्हाइल टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। ये अपने बच्चों को, अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट वर्ड, कंटिगुअस। जैसे जैसे हम यहां से, सपोज आई एम इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ से मैं कब मोहाली पहुंचा, मतलब पता ही नहीं चला। मोहाली, चंडीगढ़ एंड पंचकुला आर कंटिगुअस, मींस एडजॉइनिंग, एक दूसरे के साथ लगे हुए। सो साथ में ज्वाइंट, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली ज्वाइंट टुगेदर इज कंटिगुअस। नेक्स्ट वर्ड, मेरे को भी नहीं आता यार, प्रिपोस्ट्रस। यार जो तूने सजेशन दिए ना, अकॉर्डिंग टू मी इट्स प्रिपोस्ट्रस। क्या मतलब होगा सोचो यार, क्या बोल रहा है तू यार? आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट, दिस इज प्रिपोस्ट्रस। सोचो, थोड़ा सा सोचो बेटे। अब देखो इसमें वर्ड दे रखे हैं ना, देखो इसमें इसमें वर्ड दे रखे हैं केयरफुल। केयरफुल तो हो नहीं सकता कि यार जो तू बोल रहा है तो केयरफुल वाली बात थोड़ी बोल रहा है। कैजुअल तो तू ऐसे ही रिमार्क भी नहीं पास कर रहा है। एब्सर्ड मतलब के जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। बियॉन्ड रीजनिंग इज एब्सर्ड। डेटरेंट का मतलब होता है किसी चीज के लिए एक हेज, हेज समझते हो, ऑब्स्टेकल। वो ऑब्स्टेकल जो है किसी चीज के लिए डेटरेंट है। या तुम्हारे दिल की आवाज आती है कि यार ये नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, डेटरेंट। कभी कभी जो माँ बाप का जो थप्पड़ है, दैट बिकम्स अ डेटरेंट। डेटरेंट मीन समथिंग विच स्टॉप्स यू और टेल्स यू नॉट टू डू, इज अ डेटरेंट, राइट। अब बेटे एक वो निकालो, सेट 1। अब बेटे जो मैं तुम्हें रूल्स सिखाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारे पास है इसी किताब का जो वो है बेटे, जो सेट है हमारी अपनी किताब, उसी के तुम्हारे पास वो हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो तुम्हें दिया गया है, फॉरवर्ड किया गया पीडीएफ। अब पहला वाला सेंटेंस है, अब जो मैं रूल तुम्हें अभी बताऊंगा, बस तुम वो रूल याद रखना। बेटे अभी तक जो मैंने वर्ड्स बताए, किसी को ना समझ आया हो कोई वर्ड, टेल मी, आस्क मी बेटे, यस और नो बेटे, यू कैन आस्क मी। I hope till now you are understanding whatever I am speaking. Yes or no, bete? Okay. Right. First sentence is, the teacher together with his wife and daughter were drowned. अब बेटे टीचर क्या है? कॉमन नाउन। यानी कि अब मैं इस सेंटेंस को कैसे, आर्टिकल था, अब मैंने एरर ढूंढना है बीच में, फिर आ गया नाउन, ऑब्वियसली आर्टिकल जो आएगा नाउन के साथ ही आएगा। फिर आया, अब ये ध्यान देना, ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये मेरे को इस पे ध्यान देना है। कब ध्यान देना है? जब यहां पर ये शो टुगेदर विद, along with, as well as, with, और उसके बाद फिर चाहे नाउन होगा बेटे, अब वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जो वर्ब आएगी सेंटेंस में, द वर्ब दैट फॉलोज द सेंटेंस विल बी अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट नाउन, अगर बीच में तुम्हारे ये वाले शब्द हैं, याद रखना।
अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। ये रूल याद रख बेटे, ये मैं तुम्हें देखो रूल में प्रैक्टिकल तरीके से रूल सिखा रहा हूं तुम्हें, और तुम्हें ये एक आध आएगा जो मैं तुम्हें कराऊंगा, यू गारंटी देता हूं अगर 10 आते हैं तो उसमें से गारंटी मींस गारंटी कम से कम 6-7 ऐसे होंगे जो तुमने किए हुए होंगे, जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वही सेम रूल, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। यानी कि पहले अगर नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या है वर्ड वर, वर नहीं आएगा क्योंकि टीचर क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वॉज आ रहता है, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। तुम्हें इस टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज विद के बाद क्या है हमें कुछ नहीं लेना है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, द टीचर्स, टीचर्स अलोंग विद प्रिंसिपल, तो फिर वर ही आएगा, क्यों? क्योंकि प्लूरल है, यानी कि दिस इज एक्चुअली कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पर व्हाई मॉडिफिकेशन? क्योंकि ये वर्ड होने जरूरी हैं, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। आगे चलूं बेटे, should I move ahead to the next sentence? बेटे इज इट क्लियर नाउ? यानी कि क्लियर है बेटे? अभी तू आंसर कर रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द टैक्सी वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है बेटे? टैक्सी वॉज हायर्ड, यानी कि ये पैसिव वॉइस है, तो सब्जेक्ट क्या है? लेडीज। तो लेडीज के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल क्या होगा? देयर। तो यहाँ पे एरर क्या है? द टैक्सी वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर देयर पिकनिक, इट्स पिकनिक। अब लेडी कोई हिजड़ा थोड़ी है, लेडीज का मतलब है इट इज सेक्स बताया हुआ है। इट्स किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? बच्चे के लिए, या जहां पे सेक्स मेंशन्ड ना हो। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। आगे चलें, क्लियर? ये तो बहुत सिंपल था। ओके, कि जो प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के मुताबिक ही होगा। ओके, हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑन मर्डर द एक्यूज्ड वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। बेटे इट इज ऑलवेज, इसे कहते हैं हम preposition. Having been found guilty is always followed by of murder. You are always guilty of, जहां पर भी guilty आएगा रट्टा लगा लो, guilty of होगा। बेटे yes और no समझ आ रहा है कि नहीं? आगे चलूं बेटे? बेटे ये हम 9th-10th में कर चले। ओके, द फादर एज वेल एज द सन्स वर मिस्टीरियसली मिसिंग। एज वेल एज वही वाला फिर आ गया, यानी कि फादर इज सिंगुलर, तो क्या आएगा? वर नहीं आएगा, क्या आएगा? वॉज मिस्टीरियसली। यानी कि एरर कहां पर है? बी में। बेटे एरर जहां मर्जी हो तुम समझो, मेरे को ये एरर वेरर कौन से पार्ट में ये मत पूछना। अगर तुम्हें एरर समझ नहीं आए कि क्या एरर है, वो ज्यादा जरूरी है। वॉज इसलिए आएगा क्योंकि फादर इज सिंगुलर। नाउन बिफोर एनी ऑफ दीज वो डिटरमिन करेगा कि वर्ब क्या है। नेक्स्ट, द इश्यूज आर कॉम्प्लेक्स एंड हैज बीन ऑब्स्क्यूर्ड। इश्यूज, अगर इश्यू होता तो सिंगुलर है, इश्यूज है तो प्लूरल है। तो अगर प्लूरल है, नो सब्जेक्ट इज इश्यूज, आर कॉम्प्लेक्स एंड आर है तो इसका मतलब वो प्लूरल ही है। आर कॉम्प्लेक्स एंड हैव बीन ऑब्स्क्योर्ड। ऑब्स्क्योर्ड का मतलब है नॉट क्लियर या ढके हुए, हिडन। अंडरस्टूड? लेट्स मूव अहेड। हैव आएगा क्योंकि प्लूरल में है बेटे, यस और नो? ओके, neither the size nor the color of the gloves were right. neither nor either or बेटे, अब ध्यान देना मेरी बात पे। हाँ, neither nor either or, ये थोड़ा सा ध्यान देना।
इसके साथ सारे जने तुम्हें बताएंगे इट इज सिंगुलर ओनली या एंटीसीडेंट या प्रेसिडेंट। मैं तुम्हें बताता हूं, नॉर या और के साथ वाला जो नाउन है, अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड। अब क्या आएगा, वॉज आएगा या वर आएगा, और क्यों आएगा? कोई तो जवाब लिखो यार। तुम यस और वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो ना। वॉज नीदर द पेरेंट्स नॉर द चाइल्ड डैश केम फॉर द काउंसलिंग, क्या आएगा? अच्छा, वर किसने लिखा है? शौर्य, वाई वर? ओके, लेट्स आस्क वाई वर। ऑडियो ऑन कर सकते? ओके, नाउ जेंटलमैन, why should it be was and not were? बेटे, जो भी वर्ड नॉर के साथ आता है दैट टेक्स प्रेसिडेंस। नीदर नॉर में नॉर या और के साथ जो होगा, जो वर्ब आएगी उसके मुताबिक आएगी, नॉट अकॉर्डिंग टू नीदर और ईदर। सो वर्ब वुड बी रॉन्ग। अंडरस्टूड? नीदर द चाइल्ड नॉर द पेरेंट्स वर। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? बेटे, क्लियर और नॉट क्लियर? कैन आई मूव अहेड? नहीं समझे? इट इज इन 1929 यार, मतलब आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 1929 की बात है। 1929 अब की बात थोड़ी है, पहले था, तो पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा? इज यूज्ड इन दी प्रेजेंट टेंस। इसकी जगह हमने पास्ट टेंस में कहना इट वाज, सिंपल। हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस देन इट बिगन। हार्डली के साथ, अब सुनो बेटे, एक होता है, अब मैं तुम्हें एक दो चीजें और बता देता हूं बेटे। when two sentences are joined by hardly या उसके साथ, यानी कि दो क्लॉज होते हैं बेटे सेंटेंस के, सब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी होते हैं। सब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ऑब्जेक्टिव क्लॉज ऑब्जेक्ट along with verb and adverb also at times, वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज। क्लॉज मीन्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस which can be taken as independent। जब भी हार्डली इस्तेमाल होगा तो हार्डली के साथ हमेशा when आएगा। हार्डली के साथ जो दूसरा सेंटेंस का शुरू होने से पहले when आएगा, और नो सूनर डिड, और नो सूनर, जहां पर भी ये तुम्हें दिख जाए वहां पे आएगा देन। बस, सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस शुरू होने से पहले। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? चलें बेटे आगे। A more irrational world to this one in which we presently live could hardly be conceived। बेटे, ये तो मिसाला इतना मुश्किल है कि अगर इतना मुश्किल आ गया तुम्हारे लिए तो भगवान तुम्हारी आत्मा। नाउ आउट देयर बेटे, व्हाट शुड बी योर स्ट्रेस? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी डाउट है प्लीज छोड़ देना। अब यहां पर एरर क्या है बेटे? अ मोर इरेशनल वर्ल्ड। अब बेटे, जब सेंटेंस लंबा हो उसका एक तरीका क्या होना है? उसका तरीका किसे, तरीका कैसे है? अब हम उसके पार्ट्स में डिवाइड कर लो उसको सेंटेंस, और फिर देखते हैं कि कहां पर एरर हो सकता है। अ मोर इरेशनल वर्ल्ड, कोई एरर नहीं हो सकता। अ मोर मीन्स एक वो वर्ड जहां पे रैशनैलिटी कम हो, इरेशनल वर्ड। टू दिस वन इन विच, हो सकता हो। वी प्रेजेंटली लिव, जहां हम रह रहे हैं, कोई एरर नहीं होना चाहिए। कुड हार्डली बी कंसीव्ड, हमने नहीं सोचा। अब बेटे, ही इज रेफरिंग टू द वर्ल्ड, सम वर्ल्ड इन पर्टिकुलर।
He's mentioned the word. So which world is he talking of? There are so many words. He's referring to this world. So this nahi aayega. When this is a demonstrative pronoun बेटे. Demonstrative pronouns जो होते हैं वो तुम्हें बताते हैं कि कौन सा वाला. अब मैं कह रहा हूं ये दुनिया, प्रेजेंट वर्ल्ड, द वर्ल्ड, नॉट दिस वर्ल्ड. बिकॉज दिस में कहता अगर मैंने कोई दैट की कोई बात की होती, दिस एंड दैट. So please understand the difference between, so to the world which we are living in. Demonstrative words are normally used, demonstrative pronouns are normally used in locating a particular place. This world, so as it is, we know this, that this is the world he's talking about. He's talking about a particular world. So anything which you are referring to in particular has to be preceded by article the. O, an, and the. Clear, bete, or not clear? आगे चलें. Okay. He hoped to finish the work in the last week, but in fact he could not. Karan, a more irrational word to this one, but he is not comparing or he is not locating the world. He is talking about a particular world which we are living in. He says, we presently live. That means he is referring to not this, not this, the world, because he is comparing the sentences, comparing the world. But in particular, the world where we are living, there can be different words. So amongst those, he is saying the world that we live in, which we live in. That's why it is preceded by the, to make this world in particular will be the world. Clear or not clear now? Okay. Next is he hoped to finish the work in last week, but in fact he could not. Bete, whenever there is past tense, बेटे, अब तुम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करो. उसने काम खत्म करने की सोची थी पर वो नहीं कर पाया. दोनों पास्ट टेंस में. Whenever you have two parts of a sentence in past tense, one of them will have had. और had किस में आएगा? जो इंडिपेंडेंट पार्ट होगा सेंटेंस का. He had hoped to finish the work. पूरा सेंटेंस which makes complete, but he could not. क्या? अगर could not है तो could not is not a complete sentence. It is dependent on the first part. तो जब भी past tense हो बेटे दो हिस्सों में सेंटेंस के, तो वो वाला हिस्सा which is independent यानी कि complete, that part of the sentence which makes complete sense in itself is the word which is, जिसमें हमेशा पास्ट टेंस में हैड आएगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट की थोड़ी सी सेंस आएगी. हैड बीन इज पास्ट परफेक्ट टेंस, ये सर, तो हैड आएगा. क्लियर और नॉट क्लियर बेटे? दो सेंटेंस जो पास्ट टेंस में है बेटे, उसमें वो वाला हिस्सा सेंटेंस का विच इज इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स कि वो अगर मैं उसको पूरा कंप्लीट सेंटेंस छोड़ दूं तो वो कंप्लीट सेंटेंस वुड मेक अ सेंस इन इटसेल्फ, कि उसने काम खत्म करने की सोची थी पिछले हफ्ते. पूरा सेंटेंस है. सो ही हैड होप. अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? नॉट अंडरस्टूड? एनीवन? Okay, but we did, because of my mistake, we did only around 15-16 words and 10 odd, 10 to 12 this thing. But from tomorrow we will be doing two sets of this
I would, like I told you, I would be covering your word meanings, jumbled sentence. Let me now today give you introduction to a jumbled sentence. What is a jumbled sentence? ये 10 समझ आ गया, किसी को कोई शक, किसी को कोई word meaning में. What is a jumbled sentence? Jumbled sentence is something बेटे. अब देखो, जंबल सेंटेंस इज समथिंग जिसमें जो ऑर्डर है किसका, वर्ड्स का, वो आगे पीछे हो. यानी कि एनी कंप्लेक्स सेंटेंस, कंप्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है? जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो और एक से ज्यादा वर्ब हो, वो कंप्लेक्स सेंटेंस होता है. हो सकता है एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो. तो वो करते कैसे हैं बेटे? ये jumbled sentence is a sentence where adverb will be somewhere else, adjective will be somewhere else. तो इसके आज हम एक 4 रूल करते हैं बेटे. Just write down the rules of the how to solve. We'll solve it tomorrow, but just telling you the rules today. Step 1. Locate the subject. Locate the subject of the sentence बेटे. इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, वो मैं तुम्हें बताऊंगा. कहीं ना कहीं सर यहाँ पे सब्जेक्ट तो आया नहीं, पर लेकिन नॉर्मली सारे जंबल सेंटेंसेस में सब्जेक्ट सबसे पहले आना चाहिए. जब मैं ये कहता हूं ये रूल्स हैं, तो रूल्स का मतलब है बेटे दीज आर सजेस्टेड रूल्स. सब स्टेप 2, locate the, अब मैं तुम्हें बताता हूं, locate the pronoun that is used for the subject, या जिसे मैं कहूंगा qualifier of the subject. Now what does this mean beta, qualifier of the subject? Qualifier of the subject, I, Piyush Bhaguna, who. Now this who refers to Piyush Bhaguna. So who is a qualifier of the subject? There can be more than one qualifier. Who is resident of Chandigarh? That is also qualifier of subject. तो वो sentences पहले आएंगे. उसके बाद जब ये qualifiers आ जाएंगे, step 3, locate the main verb. Verb ढूंढो. I, Piyush Bhaguna, who is a resident of Chandigarh, teaches in a school. So teaches is the main verb. तो main काम क्या कर रहा है वो? पढ़ा रहा है. हो सकता है और भी वर्ब्स हो, हम बताएंगे उसके बारे में क्या करना है, लेकिन मैंने मेन वर्ब लोकेट. कौन सी वर्ब जो पहले का, मैं सुबह उठा, मुंह धोया और मुंह धोने के बाद खाना खाया. अब एक ही सेंटेंस है, मैंने खाना खाया, उठा और मुंह धोया. इट इज लिटिल. अब तुम कहोगे सर ये भी तो हो सकता है टेबल से उठा, तो फिर मैं टेबल रेफर करूंगा. So sequence of sentences, sequence of verb. When I say locate the main verb और होगी, इसी वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट और वर्ब्स हो सकती हैं. तो अगर ये वर्ब होगी तो उसके साथ में आगे या पीछे हो सकता है एडवर्ब भी हो. तो वो स्टेप 3 में तुम्हें पता है. स्टेप 4, locate the object. अब बेटे ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट ये क्या होंगे? नाउन या प्रोनाउन. टीचर्स इन द स्कूल, फाइनल क्या होगा? स्टेप 5, यू कैन नोट इट डाउन. क्वालिफायर ऑफ द टीचर्स इन द स्कूल दैट इज 15 kilometers अवे एंड इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल. तो वो क्वालिफायर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गए बेटे. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल ऑलवेज बी नाउन बेटे. बेटे तुम्हें जो जंबल्ड सेंटेंसेस है
10% भी 15% भी अगर तुम्हें समझ आ गया तो बताओ यस और नो, मतलब सिर्फ एक ऊपर ऊपर से। टुमारो विल सॉल्व फर्स्ट एक्सरसाइज और जंबल सेंटेंस। क्लियर बेटे जो कुछ मैंने आज पढ़ाया और नॉट क्लियर? राइट जेंटलमैन, सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, हैव अ वंडरफुल डे।